Ladies and gentlemen, if you want to join us, you want to complete your IELTS, TOEFL, MA English, BS English, or you want to get help in thesis writing or research proposal, you can contact with us, the ESL Academy. Subscribe, like, and share our channel. So let's learn about Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge एक क्रिटिक हैं, पोएट हैं और थीरिस्ट हैं, पोएट हैं, क्रिटिक्स हैं, फिलोसोफर हैं। आज हम सैमुअल टेलर कॉलरिज की लाइफ को देखेंगे और हम देखेंगे उसकी एक पोएम द राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर। राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से एंशिएंट मैरिनर की ब्लू आईज के अंदर एक जादू है और जिसको देखता है उसको स्पेल बाउंड कर देता है, उसको अपने जादू के हासार में कैद कर लेता है और जब तक अपनी स्टोरी बता नहीं देता उसे अपनी जगह से हिलने नहीं देता। हम उसकी स्टोरी को देखेंगे, उसके पार्ट 1 को आज पढ़ेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम सैमुअल टेलर कॉलरिज की लाइफ को देखेंगे। सैमुअल टेलर कॉलरिज को एक फिलोसोफर देखेंगे, एक क्रिटिक देखेंगे और एक पोएट देखेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से एक पोएट, क्रिटिक और फिलोसोफर के अंदर फर्क होता है। सो लेट्स start to learn the life of Samuel Taylor Coleridge. So let's see. Samuel Taylor Coleridge life work biography. We'll see the rime of an ancient mariner summary, the rime of ancient mariner line to line text. So let's start life work biography of Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे, सन ऑफ जॉन कॉलरिज के बेटे थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कोलैबोरेशन में वर्क किया है किसके साथ? रॉबर्ट सॉथे के साथ, चार्ल्स लैम के साथ, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, इसके अलावा दीगर लोगों के साथ। विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इसने विलियम वर्ड्सवर्थ को 1798 में ज्वाइन किया और दोनों ने मिलके बुनियाद रखी रोमांटिक एज की, रोमांटिसिज्म की, रोमांटिक एज की। उससे पहले मोस्टली क्रिटिक राइटर्स जो लिख रहे थे वो किस पे काम कर रहे थे? विट के ऊपर। क्रिटिसिज्म उनका क्या था? ट्रेडिशनल था, कन्वेंशनल था। वो कहां से मुतासर था? रोमन पोएट्स और क्रिटिक्स से। वो मुतासर था अरिस्टोटल, प्लेटो और इस तरह के हॉरेस, लॉन्जाइनस, उनसे वो मुतासर था। लेकिन जैसे ही क्रिटिसिज्म सैमुअल टेलर कॉलरिज के हाथ में आता है तो वो उसको एक न्यू डिमेंशन दे देता है। नॉट जस्ट कन्वेंशनल, ही गिव्स न्यू dimensions. He started seeing things with different perspective, not conventional, not traditional. He started seeing criticism with another direction. तो इसने क्रिटिसिज्म को एक नई डायरेक्शन दी, चीजों को और तरह से देखा और इसने पहली दफा इमेजिनेशन को डिफाइन किया। इमेजिनेशन के अंदर उसने 2 डिमेंशंस बताई। उसने कहा इमेजिनेशन एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है और एक फैंसी होती है। फैंसी मेयर एक मटेरियलिज्म को डिफाइन करती है, इनविजिबल चीजों को पे नहीं जाती फैंसी। लेकिन इमेजिनेशन जो कि 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन को वो कहता है कि ये प्राइम एजेंट है क्रिएटिविटी का, ये एक प्राइम फैकल्टी है ह्यूमन के अंदर। ये ह्यूमन माइंड के अंदर, फाइनाइट माइंड के अंदर एक इनफाइनाइट फैकल्टी है और ये एक प्राइम एजेंट है फर्दर क्रिएटिविटी का। सेकेंडरी इमेजिनेशन को डिफाइन करता है कि वो कॉपी होती है, इमिटेशन होती है प्राइमरी इमेजिनेशन की। वो मिसाल देता है कि जितने बड़े बड़े पोएट्स, क्रिटिक्स हैं जिनको फर्दर लोग कॉपी करते हैं वो प्राइम होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, और दूसरी सेकेंडरी इमेजिनेशन की किस्म है। जैसे हमारे पास जो ओरिजिनल आइडिया, होमर की जो एपिक है, उसके बाद जितनी भी एपिक हैं वो उस प्राइम इमेजिनेशन की कॉपी है, इमिटेशन है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं वर्क किसका? होमर का। होमर की ओडिसी को देखें, आप उसके ओडिसी के वर्क को देखें और उसके बाद विर्जिल के वर्क को देखें, एनिड को देखें और उसके बाद चले आए मिल्टन पे आ जाएं, पैराडाइज लॉस्ट को देखें और आगे आ जाएं, अलेक्जेंडर पोप को देखें, तो ऐसे लगता है उस
प्राइमरी इमेजिनेशन की ये कॉपी हैं। जो ओरिजिनल सोर्स होता है उसे कहते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन, और उस सोर्स से जो मजीद चीजें निकलती हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन। अगर मैं मजीद इसकी मिसाल दूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में फर्क क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान के अंदर फैकल्टी है कि वो इनविजिबल चीजों को देख सकता है। प्राइमरी इमेजिनेशन अप्रोच करती है इनविजिबल चीजों को, सेकेंडरी इमेजिनेशन ओनली कॉपी करती है जो पहले से मौजूद होती है। तो प्राइम फैकल्टी जो क्रिएटिव फैकल्टी और क्रिएटिविटी को जो होल्ड करती है इंसान के अंदर, वो है प्राइमरी इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू सैमुअल टेलर कॉलरिज। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन मेयर कॉपी करती है या एक्सटेंड करती है जो पहले हमारे पास होती है। इंसान के अंदर बहुत सारी फैकल्टीज, इमेजिनेशन की फैकल्टी मौजूद है, क्रिएटिविटी की, इमेजिन और ट्रांसेंडेंटलिज्म की, बियॉन्ड सोचने की, अपने से बियॉन्ड सोचने की उसके पास कैपेसिटी है। ये सारी प्राइमरी इमेजिनेशन में आती है और ये इनविजिबल चीजों को देख सकती है। आप अगर रोमन ग्रीक्स के पोएट को देखें तो वो भी एक पहाड़ी पर चढ़ के गॉड गॉड्सेस से इन्वोक करते थे हेल्प, कि उनको वो इन्वोक करे ताकि वो अच्छा लिखें। तो ये थी प्राइमरी इमेजिनेशन, वो भी इसको फॉलो करते थे, लेकिन वो और उनके बिलीव थे। तो इसने पहली दफा प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन में फर्क किया, और साथ ही उसने फैंसी का बताया। उसने कहा फैंसी जो है वो जस्ट मटेरियल चीजों को देखती है, और वो मिसाल देता है कि न्यू क्लासिकल पोएट्स जितने भी थे वो सारे क्या थे, वो कंक्रीट चीजों को देखते थे। वो क्या देखते थे, स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करते थे, रूल्स को यूज करते थे, कंक्रीट चीजों को देखते थे, अपर स्ट्रेटा पे लिखते थे, और किस पे लिखते, कॉफी हाउस पे लिखते थे, कंक्रीट चीजों को देखते थे। लेकिन इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन हेल्प करती है आपको किस तक पहुंचने के लिए, इनविजिबल चीजों। फैंसी जस्ट मटेरियल चीजों को देखती है। उसने सारे पोएट्स को एक कैटेगरी में किया, न्यू क्लासिकल पोएट्स को, जो कि सिर्फ कंक्रीट चीजों को देखते हैं, मटेरियल चीजों को देखते हैं। बट इफ यू यूज द इमेजिनरी imagination or primary imagination, then you are using invisible force. You are seeing some invisible things. You are going beyond the material world. When you go beyond the material world, you are using primary imagination. But whenever you seeing just a material world like Belinda, like coffee house, like a play card, like upper strata, their cars, their buggies, their boys, girls, they are doing romance, they are doing love, and they are going here and there. It's a material world. So when you go beyond this world, you are using primary imagination. I hope you got the point. तो इसने पहली दफा सैमुअल टेलर कॉलरिज ने आपको प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी का फर्क बताया। ये बतौर क्रिटिक भी था, फिलोसोफर भी था और पोएट भी था। पहले इसकी वर्ड्सवर्थ के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी, लेकिन लेटर वर्ड्सवर्थ के साथ इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि सिंपल पोएट, सिंपल लैंग्वेज, कॉमन वर्ड्स, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन डिक्शन, कॉमन थीम, कॉमन चीजों पे लिखो। लेकिन अगर सैमुअल टेलर कॉलरिज की सारी पोएट्री को देखा जाए तो वो अनकॉमन चीजों पे लिखता है। टॉक अबाउट द वर्ड ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, which is totally uncommon. It's not common at all, because he's dealing things, these are uncommon, these are supernatural, these are beyond material things. But talk about the William Wordsworth, he is talking about simple thing, simple diction, rustic people, vulgar people, and one person going here and there in a way to describe natural things. But here we see that he has some uncommon things, some beyond concrete thing, something that is another word, something is beyond visible things, something beyond concrete thing. Like talk about the word of ancient mariner, dealing with the albatross, and talking to the immaterial things, talking about invisible word, talking about the supernatural element, and just giving spellbound effect on other people, and he is forcing other people to listen his story. So son of John Coleridge, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था। रॉबर्ट सॉथे, विलियम वर्ड्सवर्थ और चार्ल्स लैम्ब के साथ कोलैबोरेटिव वर्क किया। कोलैबोरेशन में वर्क इसलिए होता था कि बाज़ औक़ात पोएट क्या करते, मिल के 2-3-4 मिल के काम करते और मिल के अपनी चीजों को पब्लिश करवा लेते। मतलब मैं अकेला नहीं लिख सकता तो आपको साथ मिला लूं 2-3 लोगों को। लिरिकल बैलेड इसने 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिल के लिखा, और इसने चैलेंज किया न्यू क्लासिकल एज को और न्यू क्लासिकल एज के पोएट्स को। न्यू क्लासिकल एज के जो मेन पोएट थे
Johnson, Dryden, or Alexander Pope. They were criticizing, they were using their wit, they were criticizing certain strata, and they were using, people. They were criticizing, they were only talking about the material things, but they were not going beyond the visible things. Visible things से इनविजिबल की तरफ नहीं जाते थे, कॉमन चीजों को नहीं बता रहे थे, कोई स्पेशल लैंग्वेज, स्पेशल पीपल को वो डिस्कस करते थे. तो आफ्टर ऑल व्हेन दे कम टुगेदर, बिकॉज ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम वर्ड्सवर्थ. तो पहले जब ये वर्ड्सवर्थ थे 1798 में मिला, तो ये वर्ड्सवर्थ से बहुत मुतासर हुआ, इन्फ्लुएंस हो जाता है, और उसकी सिस्टर डॉर्थी से भी मिलता है, इन दोनों से मिलता है, इनकी इसकी गपशप होती है. तो वहां पे फिर ये एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज, जैसे कि क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एज के पोएट्स कहते हैं, जो थॉट्स लिखते हैं, जो ऑब्जेक्टिविटी समझते हैं, रूल्स बाउंड लिखते हैं, और सर्टन रूल्स को, रोमन ग्रीक्स के रूल को मानते हैं, और उसी रूल के मुताबिक पोएट्री करते हैं, और उसको बांध देते हैं पोएट्री को रूल के अंदर, और सर्टन लोगों के लिए लिखते हैं, स्पेसिफिक लोगों के लिए लिखते हैं. और उनका ये बिलीव था कि पोएट्री होनी चाहिए खास स्ट्रेटा के लिए, खास क्लास के लिए, और स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए, स्पेसिफिक उसके लिए डिक्शन होना चाहिए, और कॉमन चीज कॉमन लोगों के लिए पोएट्री नहीं होनी चाहिए. तो फिर वर्ड्सवर्थ एंड Samuel Taylor Coleridge, they come forward. They rose the banner of revolt. They started saying that overall we are writing for common people. Literature is for common people. If we are not writing for common people, so who is going to study this literature? They started criticizing, and they started writing in favor of the common people. They say that we should write for the common people, for rustic people, for villager people, so they may understand language, not for the uncommon people, specific strata, specific class. Overall, we are writing literature for people. If people are not studying in specific class and specific word and sentences you are using in poetry, then you are making poetry for certain people. Literature should be for all. Give chance other common people to read it. इस तरह की लैंग्वेज यूज करो कि लोग, आम लोग पढ़ लें. ओवरऑल हम लिख किसके लिए रहे हैं? लोगों के लिए. अगर लोगों में खास क्लास ही पढ़ सकेगी, तो फिर दूसरे लोगों का क्या बनेगा? So they started talking about the simplicity, common language, common diction, common theme, supernatural element और medievalism in their poetry. Medieval elements को शामिल करने लग गए, ठीक है, supernatural element को शामिल करने लग गए. तो इन्होंने पहली दफा क्रिटिसाइज किया न्यू क्लासिकल पोएट्स को, और ऑलवेज दे कीप इन देयर माइंड आइडिया ऑफ द न्यू क्लासिकल एज दैट वाज टोटली रूल बेस्ड एज. आई होप यहां तक क्लियर है. इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अरेबियन नाइट. अरेबियन नाइट एक वर्क है जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ भी मुतासर थे, चार्ल्स लैम्ब भी मुतासर थे, और रॉबर्ट सथे भी मुतासर थे, और खुद ये सैमुअल टेलर कॉलरिज भी इससे मुतासर था. और ओड टू स्लेवरी इसने लिखी थी 1792 में. और एक थे यहाँ पे टॉम इवन नामी, जो इनकी पोएट्री से काफी मुतासर हुए. ये इनको यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, और यूनिवर्सिटी में ये इसके घर जाना शुरू हो जाते हैं. सैमुअल टेलर कॉलरिज ने जब मैरी इवन को देखा, वो काफी खूबसूरत थी, तो ये उसके ऊपर उसके दीवाने हो गए. 5 साल तक उसके पीछे दीवानों की तरह फिरते रहे, और उसके लिए एक पोएम भी लिख डाली, लेकिन वो इससे शादी नहीं करती, वो किसी और से शादी कर लेती है. तो इससे ये बड़े दुखी होते हैं, और उसके लिए एक पोएट्री लिखते हैं, उसका नाम लिख लीजिए, द साई. 1794 में इन्होंने एक वही मैरी एवन नामी खातून के लिए एक पोएट्री लिखी, जिसको कहते हैं द साई. वो लिखी है इन्होंने 1794 में, लिख लें. उसके बाद ये कॉलेज लाइफ में आते हैं. कॉलेज लाइफ में ये मिलते हैं रॉबर्ट सथे से. रॉबर्ट सौथे से जब ये मिलते हैं, तो रॉबर्ट सौथे के साथ मिलकर कुछ और लोग इनके साथ मिल जाते हैं, रॉबर्ट लॉवल, और उसके बाद सारा, इड्थ और मैरी. ये तीनों सिस्टर थी, सारा, इड्थ और मैरी. सारा, इड्थ और मैरी तीनों सिस्टर हैं, और ये तीनों सिस्टर ही इन तीनों से शादी कर लेती हैं. सारा, इड्थ, मैरी, ये तीनों सिस्टर थीं, और ये तीनों ही इनसे शादी कर लेती हैं. मतलब सारा से शादी कर ली कॉलरिज ने,
कॉलरेज शादी कर लेते हैं सारा से, और इड से शादी कर लेते हैं, ये लिख लें सौथे, रॉबर्ट सौथे इससे कर लेते हैं, और मैरी से शादी करते हैं लॉवल, रॉबर्ट लॉवल। तो ये तीनों बन जाते हैं ब्रदर इन लॉस, तीनों ब्रदर इन लॉस बन गए। सारा से 5 किड्स होते हैं, 5 बच्चे होते हैं कॉलरेज के, लेकिन कॉलरेज को अचानक अपनी वाइफ से नफरत होनी शुरू हो जाती है। कॉलरेज दूसरी औरतों की तरफ मुतासर होते हैं। इवन वर्ड्सवर्थ की एक सिस्टर इन लॉ होती है सारा हचनसन, मैरी हचनसन, सारा हचनसन से मुतासर हो जाते हैं। सारा हचनसन के ऊपर भी मतलब पोएट्री लिखना शुरू कर देते हैं। सारा हचनसन जो कि वर्ड्सवर्थ की क्या थी, सिस्टर इन लॉ थी, तो ये उससे मुतासर हो जाते हैं, उसके ऊपर पोएट्री भी लिखते हैं। डिजेक्शन एंड ऑड इन्होंने सारा हचनसन के ऊपर लिखी है, जो कि मैरी हचनसन मतलब वर्ड्सवर्थ की सिस्टर इन लॉ, मतलब वर्ड्सवर्थ की बीवी की सिस्टर थी। तो वर्ड्सवर्थ की वो सिस्टर इन लॉ थी, तो उससे भी ये मोहब्बत में रहते हैं, अपनी बीवी से नफरत करते हैं, अपनी बीवी से सेपरेट हो जाते हैं। और बाद में चूंकि ये बहुत ज्यादा ओपियम का अफ्यून का नशा करते थे, उसकी वजह से अपनी बीवी से भी सेपरेट हो जाते हैं, वर्ड्सवर्थ के साथ भी लड़ पड़ते हैं। फिर जर्मनी का भी विजिट करते हैं। जर्मनी में कुछ फिलासफर होते हैं जिनसे सैमुअल टेलर कॉलरेज बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं, और फिलासफी का इन्फ्लुएंस आता है इनके ऊपर। और जब फिलासफी को डीपली स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली एक फिलासफर जो होता है वो पोएट से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये हायर इंटेलिजेंशिया है, पोएट उससे नीचे होता है। सबसे ऊपर कौन खड़ा होता है? फिलासफर। तो फिलासफर को अगर आप कहें तो वो आपसे पूछेगा हर चीज, व्हाट इज टेबल, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज वैल्यू, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज चेयर। तो हर चीज को वो क्या करता है, चीजों को गुड बैड देखता है, उसकी डेफिनेशन देखता है। तो पोएट्री मतलब अब पोएट्री को डिफाइन करेगा तो वो पहले डिफाइन करेगा व्हाट इज पोएट्री, अच्छी पोएम क्या होती है, और पोएम और पोएट्री और साइंस में क्या फर्क होता है। तो इसने डिफाइन किया पहली दफा प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी, पोएट्री, पोएम, पोएट्री और साइंस में क्या फर्क होता है, ओवरऑल पोएट्री का क्या मकसद होता है और साइंस क्या मकसद होता है। ये सारी चीजें इसने वेरी फर्स्ट टाइम इसने डिफाइन की। और इस तरह इसकी लाइफ में बहुत सारे मसाइल थे। एक तो ये बीमार रहता। तो ये खुद क्लेम करता है कि जब उसने कुबला खान लिखी तो वो एक फ्रेगमेंट की शक्ल में, वो पूरी नहीं लिख सका क्योंकि वो उसे एक ड्रीम आया था, एक विजन आया था, और वो सोया हुआ था, और उसे ये विजन में उसने इसको सोचा कुबला खान। तो वो कोई उसे जानने वाला था, उसने उठा दिया तो वो हाफ रह गई। तो ये चीजें इसने कैसे लिखी हैं? अपने ड्रीम के अंदर, जब वो ओपियम का नशा करता तो ओपियम के नशे में उसे वो ड्रीमी वर्ल्ड में चला जाता और वहां पे ये सारी चीजें आती, और ये फिर उसके बाद जागता तो वो हूबहू वैसा लिख देता। कहते हैं कि एंशिएंट मैरिनर भी इसने ओपियम का नशा किया हुआ था तो तब उसके बाद लिखी, और कुबला खान भी तब लिखी। कहते हैं कि अगर सैमुअल कॉलरेज कंसिस्टेंट रहते तो ये बहुत ग्रेट पोएट बन सकते थे। इसको टीएस इलियट ने इसको एडमायर किया। इसको आईए रिचर्ड बतौर क्रिटिक इसको बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं। टीएस इलियट ने इनके बारे में कहा कि अगर जितने भी नेचर के पोएट हैं उनमें से सबसे बेस्ट जिसने नेचर को डिफाइन किया है वो सैमुअल टेलर कॉलरेज है। मतलब टीएस इलियट ने भी इसको अपने पोएट्स के दरमियान सबसे अच्छा पोएट माना है। आईए रिचर्ड ने भी इसको डिफाइन किया, इसको अच्छा समझा, और वो भी इसको आइडलाइज करते थे। इस तरह बहुत सारे लोग इनसे मुतासर थे। विलियम चार्ल्स लैम भी इनको लाइक करते थे, जो इनके कॉन्टेम्पररी पोएट थे और एसिस्ट थे। तो इस तरह ये सारा हचनसन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके ऊपर भी पोएट्री लिखते हैं। डिजेक्शन एंड ओड अपने कोर्स में है, कुबला खान अपने कोर्स में है, एंशिएंट मैरिनर अपने कोर्स में है। हम इन सब को देखेंगे। और उसके अलावा इनकी लाइफ जो है बड़ी इनकंसिस्टेंट गुजरी है। मतलब कभी पोएट्री करते, कभी फिलॉसफी में चले जाते, कभी कहें मुझे इमेजिनेशन नहीं आ रही अब। तो अगर बतौर पोएट देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ ग्रेट पोएट है। अगर देखा जाए बतौर क्रिटिक तो सैमुअल टेलर कॉलरेज बहुत बड़ी अपर लेवल पे खड़ा है। वो जस्ट थीरीज देता था क्योंकि वो जस्ट थीरिस्ट था, और वो थीरीज दे भी अपनी पोएट्री से रहा था। ये थीरीज कहां से निकालता था? फिलॉसफी से।
जो अच्छा फिलासफर होता है वो अच्छा क्रिटिक बन सकता है और फर्दर वो अच्छा पोएट भी बन सकता है, क्योंकि फिलासफर क्रिटिसिज्म को, क्रिटिकली चीजों को देख सकता है। तो कहा जा सकता है कि ही वॉज अ गुड क्रिटिक एज वेल एज गुड गुड फिलासफर, बट विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ गुड पोएट ओनली, वो एक अच्छा पोएट ही था। होप यू गॉट द पॉइंट। ये इसकी लाइफ है और इसका बहुत सारा वर्क है, और अपने अपने कोर्स में इसका सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो वर्क है वो है हमारे पास एंशिएंट मैरिनर, हम उसको देखेंगे, और उसके बाद कुबला खान को देखेंगे। इसके पार्ट्स में हम एंशिएंट मैरिनर को देखेंगे, वो बहुत लंबी पोएम है, आज हम उसका एक पार्ट पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। प्राइमरी इमेजिनेशन में मैंने अभी आपको डिफाइन किया, सैमुअल टेलर कॉलरिज बतौर क्रिटिक। आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस सैमुअल टेलर कॉलरिज एज अ क्रिटिक, पोएट एंड फिलोसोफर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे बतौर पोएट भी बता सकते हैं, बतौर क्रिटिक भी बता सकते हैं, और बतौर फिलोसोफर भी बता सकते हैं। जब वो जर्मनी में जाता है तो जर्मनी में बहुत सारे लोगों से वो मिलता है, उनमें जो मेन बंदे हैं जिनसे वो मिलता है और उन फिलोसोफर से मुतासर होता है, उनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड। एक था जोहान गॉटफ्राइड और दूसरा था जोहन फ्रेडरिक। ये नाम मैं लिख देता हूं। इन दोनों से मिला, ये दोनों फिलोसोफर थे, इन दोनों भाइयों से ये बड़ा मुतासर हुआ। जोहन जर्मनी में जाके, दोनों जाते हैं, वर्ड्सवर्थ भी जाते हैं और ये जाते हैं। जब वर्ड्सवर्थ वापस आ जाते हैं, ये उनसे मुतासर होते हैं और वहां पे बकायदा फिलॉसफी सीखते हैं। जोहन गॉटफ्रिड गॉटफ्रिड ये दोनों भाई थे और दोनों फिलॉसफर थे। दूसरा जोहन जोहन फ्रेडरिक, FRIEDRICH, यानी जोहन जोहन गॉटफ्रिड और जोहन फ्रेडरिक, ये दोनों से मिलते हैं और दोनों से इतने मुतासर होते हैं और फिलॉसफी बकायदा सीखते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से लर्न करके फिलॉसफी फिर इंग्लैंड में आते हैं। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को रिजेक्ट करता है कि पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग होती है, उसको रिजेक्ट करता है कि पोएट्री, मैं बीमार हूं, मैं अभी डिजेक्टेड हूं, मुझे पोएट्री क्यों नहीं आ रही। वो कहता है कि जो अंदर का मौसम होता है वो बाहर होता है, बाहर कुछ नहीं है। डिजेक्शन एंड ओड को आप पढ़ेंगे तो वो फिलॉसफी क्या, उसने कोर है फिलॉसफी का, कि अगर दिल का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम अच्छा लगता है। ये इमेजिनेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो नेचर देती है, ये तो अंदर की चीज है जो बाहर जाती है। आपके अंदर का मौसम बुरा है तो हर चीज बुरी लगेगी, वो कहेगा सितारे हैं, आसमां है, हर चीज अच्छी है। डिजेक्शन एंड ओड में कहता है लेकिन मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही, क्योंकि मेरे अंदर का मौसम सारा हचनसन, मैं तो परेशान हूं, डिजेक्टेड हूं, डिप्रेस हूं। ओ लेडी तुम खुश रहो, ओ लेडी का खिताब देता है, उसे कहता है कि तू खुश रहे, मैं परेशान, मेरी लाइफ डिजेक्टेड है, डिप्रेस्ड है, और जो भी है मेरे साथ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर मन का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम अच्छा होता है। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को रिजेक्ट करता है और फिलोसॉफिकल आइडिया से करता है। इसके ऊपर भी हमने लेक्चर दिए हुए हैं, आप मतलब उन लेक्चर्स को भी देख सकती हैं, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक। प्राइमरी इमेजिनेशन कहता है कि गॉड लाइक फैकल्टी है। एक फाइनाइट माइंड के अंदर एक इनफाइनाइट फैकल्टी है। एक फाइनाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कोई इनफाइनाइट कैपेसिटी है तो उसे कहते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन। लाइक अ गॉड लाइक creativity, you can create your own word, you can create your characters, talk about the people like Virgil, Homer, they have created great characters. Achilles, they have created their own characters. Achilles, Hector's, Paris, Priams, Sparta, Troyes, and they were fighting with each other, and they have created their warriors, they have created their song, they have created their poems, they have created their epics. So ये what is the creativity, where these creativity took place? These creativity took place in the mind, in human mind. ह्यूमन माइंड के अंदर आई ना ये बड़े बड़े कैरेक्टर्स, ये ओडिसियस और ये एनीड और ये हेक्टर्स और अनीस, इस तरह के बड़े बड़े, हेलन, ठीक है, और क्लेटेमनेस्ट्रा, एगमेम्नॉन्स,
ठीक है, मैनलियस, ये बड़े बड़े कैरेक्टर जो फाइट करते थे, ये सारे कैरेक्टर किन्होंने, इंसानों ने क्रिएट किए। तो ये गॉड लाइक वो कहता है फैकल्टी है प्राइमरी इमेजिनेशन, और ये इंसान, हर इंसान के अंदर गॉड ने दी है, और पोएट के अंदर ये हाईली एक्टिवेटेड होती है। पोएट क्योंकि एक हायर इंटेलिजेंशिया होता है, वो आम कॉमन पीपल से ऊपर खड़ा होता है और चीजों को देख रहा होता है, तो इसलिए कहता है ये पोएट्स के अंदर ज्यादा एक्टिवेट होती है। और दूसरे लोग जो हैं वो मेयर उसकी कॉपी कर रहे होते हैं, जो कॉपी कर रहे होते हैं ना, मतलब मैंने आइडियाज दिए, कोई आया वो मेरे आइडिया को एक्सटेंड कर रहा है, तो वो सेकेंडरी इमेजिनेशन को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आपको आइडियाज बताए, मेरे आइडियाज लिए और आगे आपने प्रोपोगेट करने शुरू कर दिया अपने आइडियाज बना के, तो प्राइमरी इमेजिनेशन किसकी होगी? मेरी। और जो मुझे फॉलो कर रहा है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन। अगर होमर विर्जिल के वर्क को उसके बाद कोई एक्सटेंड करके नए तरीके से शेक्सपियर, अगर मिसाल के तौर पर ट्रेजेडियन कौन थे, मेन ट्रेजेडियंस कौन थे, जो क्लासिक ट्रेजेडियन है वो कौन है? एस्किलस, यूरिपिडीज, सोफोक्लीज। हमने सोफोक्ली का वर्क देखा, इडिपस रेक्स। तो इडिपस रेक्स को अगर देखें तो बाद में शेक्सपियर ने जो वर्क को कॉपी किया है, उनसे जो सीखा है, तो वो मेन सोर्स क्या होगी? प्राइमरी इमेजिनेशन किसकी होगी? सोफोक्ली, एस्किलिस की और यूरिपिडीज की। तो उन्होंने जो अपना वर्क दिया है, उसके बाद जो उससे कॉपी करके या एक्सटेंशन किसी ने किया है, तो हम कहेंगे शेक्सपियर जो है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन पे काम करता है। और जो प्राइमरी इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं वो कौन है? होमर, विर्जिल, एरिस्टोटल, प्लेटोस, और उसके बाद एस्किलीज, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज. So all they were using primary imaginations, and secondary imagination is kind of faculty that is just mere extension of the primary imagination. So real source is primary imagination. Prime agent is primary imagination, but secondary imagination is mere copy. It's imitative in nature, and it is just a reproduction of the primary agent. Old writer versus new writer, मैंने नीचे मिसाल दी हुई है, इसको नोट कर लेना। ये आप आम बुक से पढ़ेंगी तो ये आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो इतना चीजों को खोल के बयान नहीं करते बुक्स में। आप बुक्स पढ़ के देख लीजिएगा, आपको जल्दी वहां समझ नहीं आएगी। तो ओल्ड राइटर वर्सेस न्यू राइटर की हम मिसाल दे सकते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक है, इसको आपने डिफाइन कर लेना, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। और फैंसी का मैंने बताया कि फैंसी ओनली डील विद मटेरियल थिंग्स। ये किसके साथ डील करती है फैंसी? मटेरियल थिंग्स। और इसमें मिसाल आप दे सकते हैं किन की? पोएट्स की। कौन से पोएट्स की? न्यू क्लासिकल पोएट्स की। तो न्यू क्लासिकल पोएट कौन कौन से हैं मेन? ड्राइडन, जॉनसन और अलेक्जेंडर पोप, जिसने रेप ऑफ द लॉक लिखी है। तो वो क्या करते थे? मटेरियल चीजों को, बियॉन्ड विजिबल चीजों के नहीं जाते थे, मतलब जो उन्हें दिखाई दे रहा है उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते थे। लेकिन जब आप इमेजिनेशन को यूज करते हैं तो बियॉन्ड टेंजिबल चीजों के जाते हैं, बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड के जाते हैं, बियॉन्ड विजिबल वर्ल्ड के जाके और इनविजिबल चीजों और अनकॉमन चीजों को डील करते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ अनकॉमन थिंग्स? सुपरनैचुरल एलिमेंट। You're talking about the word, you can talk about the word of the ancient mariner, talk about the word of Kubla Khan, talk about the word of Christabel. So these are the work of Samuel Taylor Coleridge. तो कॉमन चीजों की बजाय, कॉमन थीम्स की बजाय आप क्या सुपरनेचुरल चीजों को डिस्कस करते हैं जो इनविजिबल होते हैं। होप यू गॉट द पॉइंट।